गुड मॉर्निंग एवरीवन। ई फिजिक्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें पहला है इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक अपना रहेगा वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब तक जो हमने सेल पढ़ा हुआ था उसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध को 0 मान के चल रहे थे, नेग्लिजिबल बिल्कुल। तीसरा टॉपिक अपना रहेगा टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ यानी कि टर्मिनल वोल्टता तथा विद्युत वाहक बल, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, चर्चा करेंगे इस पर। और चौथा टॉपिक अपना है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ यानी कि टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। तो शुरुआत करते हैं अपन इलेक्ट्रिक सेल से। विद्युत सेल क्या है? तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत सेल एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है, यानी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, उस युक्ति को हम बोलते हैं विद्युत सेल। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो वाली डिवाइस है, वो वाली युक्ति जो किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में करंट का फ्लो बनाए रखती है, यानी धारा के प्रवाह को टूटने नहीं देती, धारा लगातार प्रवाहित करके जो युक्ति रखती है किसी परिपथ में, उसको बोलते हैं विद्युत सेल। इस फिगर में आपको इलेक्ट्रिक सेल की संरचना, कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है कि इलेक्ट्रिक सेल बनाते कैसे हैं। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसके लिए पहले हम एक बर्तन, एक पॉट लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है ना। ये कोई भी बॉक्स या कोई भी एक पॉट हो गया, और उस बर्तन में एक रासायनिक घोल भर दिया जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। इस रासायनिक घोल को वैद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। ये विद्युत अपघट्य हो गया। उसके बाद में इसमें आंशिक रूप से धातु की 2 रॉड इस तरह से, कुछ डूबी हुई कुछ बाहर इस तरह से लगा दी जाती हैं। इन धातुओं की छड़ों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड हैं। अब ये धातु के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये क्या है कि इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, यानी विद्युत जो घोल भरा हुआ है, जो रासायनिक जो घोल भरा हुआ है इसके अंदर, उस रासायनिक घोल के साथ में ये दोनों ही अलग अलग धातुओं की जो छड़ें होती हैं वो इसके साथ में रिएक्शन करती हैं, कुछ न कुछ क्रियाएं करती हैं। और उस क्रिया के बाद में इनमें से एक जो छड़ है, एक जो इलेक्ट्रोड है, वो आ जाता है उच्च विभव पर यानी कि पॉजिटिव विभव पर, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो आ जाता है निम्न विभव पर यानी कि नेगेटिव विभव पर। सपोज करो जैसे ये वाले इलेक्ट्रोड ने इसके साथ में कोई रासायनिक अभिक्रिया करी और उसके साथ में ये धनात्मक या उच्च विभव पर आ गया, हम इसको प्लस के साइन से शो करेंगे। और ये वाला जो है वो इस रासायनिक घोल के साथ में कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके बाद में ये आ जाता है निम्न विभव पर यानी कि नेगेटिव विभव पर, हम इसको माइनस से शो करेंगे। जो इलेक्ट्रोड उच्च विभव पर होता है उसको अपन बोलते हैं एनोड, तो ये है एनोड। और जो निम्न विभव पर होगा उसको बोलेंगे कैथोड, तो ये है कैथोड। यहाँ एक बात पर और ध्यान देंगे कि हमने बैटरी के जिन इलेक्ट्रोड्स को कैथोड या एनोड बोला है वो केवल परिपाटी के आधार पर बोला है। तो नॉर्मली हम जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड बोला करते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें आपको थोड़ा अपोजिट देखने को मिलें, या वहाँ पर अपोजिट हो सकता है आपको पढ़ने को मिल जाए। वास्तव में कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड या कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया चल रही है और कौन से इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया चल रही है। इस आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड इसका कैथोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड इसका एनोड रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप इस कन्फ्यूजन में पढ़ने के बजाय केवल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से याद रखें। वहाँ पर फिजिक्स के लेवल पे आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस आपको ये देखना है कि इस बैटरी का कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड है, और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और ध्यान रखना है कि बैटरी के बाहर यानी बाहरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और सेल के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत अपघट्य में जो करंट फ्लो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, वो भी आयंस के फॉर्म में। और वही आयन जब इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट से होकर फ्लो करते हैं तो जो भी अवरोध, जो भी रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा आयनों के मार्ग में यानी करंट के मार्ग में, उसी को हम बोलते हैं
इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का, और कई सारे सेल्स से मिलके बैटरी बनी होती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक सेल की संरचना, उसकी एक कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है ना। किस तरह से बनाया, एक बॉक्स में हमने एक रासायनिक घोल लिया है और उसमें हमने आंशिक रूप से धातु की दो अलग अलग धातुओं की दो छड़ें डुबाई हैं, जो अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया करके इनमें से एक आ जाती है उच्च विभव पर, दूसरी चली जाती है निम्न विभव पर। हाई पोटेंशियल वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं, लो पोटेंशियल वाला जो एनोड होता है उसको कैथोड बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बर्तन हम लेने वाले हैं वही किसी मेटल का ले लिया, ठीक है ना। जैसे डैनियल सेल जो बनाते हैं उसमें ये जो बॉक्स लिया जाता है वो पहले से कॉपर का लिया जाता है, उसमें जो कॉपर का बॉक्स होता है वही एक इलेक्ट्रोड का यानी एनोड का काम कर रहा होता है, और अलग से इसमें एक जिंक रॉड डाल दी जाती है जो कि कैथोड का काम कर रही होती है, और उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जो भरा जाता है वो कॉपर सल्फेट। ऐसे ही लेक्लांसी सेल जो बनाया जाता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो भरा जाता है वो अमोनियम क्लोराइड को यूज करते हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड हुआ या कॉपर सल्फेट हुआ, ये एग्जाम्पल हो गए इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। तो ये तो एक कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई गई है कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी विद्युत सेल को। अब अगर हमें किसी सर्किट के साथ में इसको कनेक्ट करना है, सपोज करो अपने पास में ये कोई डिवाइस है, ये कोई युक्ति है, भले ही ये कोई बल्ब हो सकता है, कोई पंखा हो सकता है, या और भी कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण इस तरह का हो सकता है। हम उसको हमेशा रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाते हैं, क्योंकि बल्ब है तो उसका भी कोई न कोई रेजिस्टेंस, कोई न कोई प्रतिरोध होगा, पंखा है तो उसका भी कोई न कोई प्रतिरोध होगा। तो कोई भी युक्ति लगाएं, लेकिन हम उसको फिगर में जब भी दिखाएंगे तो रेजिस्टेंस के रूप में दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या किया कि इसका एक सिरा जो है वो हमने बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जो दूसरा जो सिरा है इस युक्ति का वो हमने इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दिया, और सर्किट अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे। किधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल था यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोड इसके साथ में क्रिया करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो चुके हैं, ये ऋणावेशित हो चुका है। अब वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएंगे यूँ करके। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चलते हुए यूँ करके फ्लो कर रहे होंगे तो इसका मतलब करंट इसमें इस तरह से यूँ फ्लो करने लगा है। अब वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ऐसे करके आएंगे, इस तरह से आते जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर पहले से आ चुका था, उन आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो लगातार न्यूट्रल करने लग जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर अंदर देखा जाए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किस तरह से धारा प्रवाहित होती है या अंदर किस तरह से आवेश चलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली छड़ ने जब रिएक्शन करी थी इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, तो इस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठे होने लग गए थे, यानी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे इकट्ठे होने लग गए थे, और जो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो बन गए धनायन। तो वो जो धनायन यहाँ पर बने थे वो पॉजिटिव आयन इधर चलने लग गए, ठीक है ना। या तो मैं ऐसे कह दूं कि उधर से पॉजिटिव आयन इधर चल के आ रहे हैं, यानी कि जो कैथोड है उस कैथोड की तरफ से पॉजिटिव आयन चल के आ रहे हैं एनोड की तरफ। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यूं करके जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे प्रश्न एक ये उठ जाता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कैसे जा सकते हैं, पॉजिटिव छड़ जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगी। बस यही तो एक्शन होता है बैटरी का, कि बैटरी के अंदर जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं चल रही हैं उनके फलस्वरूप उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और इतनी एनर्जी मिलती है कि इसके आकर्षण के बावजूद भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो रॉड लगाती है, जो एनोड लगाती है इलेक्ट्रॉन पर, उसके बाद भी ये इलेक्ट्रॉन इधर भागता है। जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, या तो मैं आयन के फॉर्म में समझा दूँ या फिर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में समझा लूँ, एक ही बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था ये इधर ना आकर इधर चला, ठीक है ना। ये बैटरी की मैकेनिज्म होती है, अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही होती हैं उनके फलस्वरूप इनको इतनी एनर्जी मिलती है कि उस एनर्जी को लेकर ये इधर चले जाते हैं। नहीं तो लगातार इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो पूरे सर्किट में होना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, यूँ करके आएंगे, फिर इन अभिक्रियाओं के कारण, इन रिएक्शंस के कारण उनको एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी लेके ये फिर से इधर चलने लग जाएंगे, फिर से यूँ घूमने लग जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होने लगा है। एक कन्फ्यूजन जो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है, या कई बार आपको किताबों में भी ये चीज़ें गलत लिखी हुई मिल सकती हैं, कि बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होती है। बैटरी जो है किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराती है।
जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं देती है बैटरी। बैटरी इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है सर्किट में, बैटरी जो उनको दे रही है वो एनर्जी दे रही है केवल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले, उनके पास में एनर्जी थी क्योंकि वो यहाँ से एनर्जी लेके आए थे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से होकर गुजरते हैं या इस डिवाइस से होकर गुजरते हैं तो उनकी एनर्जी यहाँ वेस्ट होती है। जैसे अगर ये विद्युत बल्ब है तो बल्ब को जलाने में उनकी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, पंखा है तो पंखे को घुमाने में उनकी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। तो यहाँ से वो ऊर्जा लेके चले थे इलेक्ट्रॉन, इस डिवाइस से गुजरने के बाद में उनकी ऊर्जा ख़त्म हो गई। वापस इलेक्ट्रॉन आते हैं, अंदर रिएक्शन हो रही होती हैं, उनके कारण इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी लेके फिर से यूँ चलते हैं, फिर यहाँ होके गुजरते हैं, यहाँ से जब निकलते हैं तो फिर से उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, फिर वापस लौट के आते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही है बैटरी, उस इलेक्ट्रॉन को एक तरह से एनर्जी दे रही है। इलेक्ट्रॉन तो जाता है एनर्जी लेके, खाली कर देता है यहाँ पे आके, फिर आता है, फिर भर के ले जाता है एनर्जी, फिर ले जाके फिर खाली कर देता है। ये लगातार प्रोसीजर इस तरह से चलता रहता है। तो ये सेल की मैकेनिज्म हो गई कि जब भी किसी सेल को हम किसी सर्किट के साथ में कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो किस तरह से होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में यूँ करके फ्लो कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट यूँ फ्लो करने लगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब भी किसी सेल को किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो करंट फ्लो होता है, सेल के बाहर जो करंट फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होगा, और सेल के अंदर जो करंट फ्लो होगा, सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है ना, कैथोड से एनोड की तरफ यूँ धारा आ रही है, लेकिन बाहर जो चलेगी वो एनोड से कैथोड की तरफ चलेगी। ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। अब अपन आ जाते हैं एक बार इस दूसरे टॉपिक पे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या मतलब है। आप सपोज करें कि जब करंट इस तरह से यूँ करके फ्लो हो रहा है इसमें, यानी कि जब धारा सेल के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ जा रही होती है इस विद्युत अपघट्य से होकर गुजरकर, तो ये विद्युत अपघट्य के द्वारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा उस धारा के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न किया जाता है। बस इस अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी सेल, उस सेल में से प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में जो भी अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सामान्यतः आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से शो करते हैं। अब ये आंतरिक प्रतिरोध भी सेल का किसी न किसी बात पर निर्भर करता है। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस के समानुपाती होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड जो अपन लेके चल रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अगर मैं उस दूरी को L मान के चल रहा हूँ तो ये इसकी लंबाई यानी कि दोनों के बीच की दूरी के समानुपाती होगा आंतरिक प्रतिरोध। एक बात। दूसरी बात, ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का कितना भाग, कितना क्षेत्रफल इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों इलेक्ट्रोड्स का ए एरिया और इस घोल में, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन में अगर डूबा हुआ है ए एरिया, तो ये ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर इन दोनों बातों को अपन एक साथ लेके चलेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, और प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पर आप हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम C से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटू L/A। ये किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो कोई भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता था उसको हम ऐसे लिखते थे R = ρL/A, ठीक है ना। दोनों लगभग इक्विवेलेंट है। वहाँ पर L क्या था, तो जो भी कंडक्टर अपन यूज कर रहे थे उसकी लेंथ थी L। यहाँ पर L जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी है। वहाँ पर A से मतलब था कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। यहाँ A का मतलब है कि कितना एरिया इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का रासायनिक घोल में, इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। वहाँ रो को हम बोलते थे उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, और उसका मान किन किन बातों पर डिपेंड करता था, तो उसका मान उस चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता था, टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, यानी कि भौतिक अवस्थाओं पर डिपेंड करता था। ऐसे यहाँ पर C भी एक कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो भी भौतिक अवस्थाओं पर, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी भौतिक अवस्थाओं पर डिपेंड करता है कि एक तो प्रकृति क्या है, जैसे वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट है या वो अमोनियम क्लोराइड है, इन बातों पर डिपेंड करती है C की वैल्यू। इसके अलावा कंसंट्रेशन पे यानी सांद्रता पर भी डिपेंड करती है कि हमने जो रासायनिक घोल बनाया है कॉपर सल्फेट का है जिसका भी, तो उसकी कंसंट्रेशन वैल्यू क्या है, उसकी सांद्रता कितनी है।
साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इसका मान। तो ये होगी आंतरिक प्रतिरोध की बातें। इसके बाद अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो है टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। थोड़ी समझने वाली बातें होंगी ये। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सेल को हम इस तरह से शो करते हैं यूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया यानी कि एनोड, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया यानी कि कैथोड। इस तरह से सेल को हम शो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया है। हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है उसको अभी तक नगण्य मान के चल रहे हैं। और अगर मुझे कोई सेल आंतरिक प्रतिरोध सहित दिखाना है तो फिर आप उसको इस तरह से शो किया करेंगे यूँ। जब भी हम किसी भी सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। ये अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया सेल का, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। ये एनोड, ये टर्मिनल आ गया एनोड वाला, कैथोड वाला टर्मिनल ये हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में जब भी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरह से किया करेंगे। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है टर्मिनल वोल्टता तथा ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। इसको एक बार थोड़ा समझते हैं। उसके लिए मान के चलें हमारे पास में ये इस तरह से एक सेल है। इस सेल का हमने किसी तरीके से किसी युक्ति के द्वारा इन दोनों सिरों के मध्य वोल्टेज मापा यानी विभवांतर मापा, और मान के चलें वो जो विभवांतर निकल के आया वो था 12 वोल्ट। अगले चैप्टर में आप एक चीज़ पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि विभव मापी के द्वारा इन दोनों सिरों के मध्य जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो एक्चुअल विभवांतर होगा, उसको मापा जा सकता है। तो मान लो हमने पोटेंशियोमीटर के द्वारा इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर निकाला जो कि 12 वोल्ट आया। अब मैंने इस सेल को किसी परिपथ में जोड़ दिया जिसमें कोई ना कोई प्रतिरोध लगा हुआ है R, ठीक है ना। कोई ना कोई प्रतिरोध लगा होगा, मैंने उसको R माना हुआ है। अब उसी युक्ति के द्वारा इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर फिर से ज्ञात किया, और अब की बार मान लो वो जो विभवांतर पहले 12 वोल्ट आया था, अब की बार वो हमें 10 वोल्ट मिला यहाँ पर, ठीक है ना। अब वो 2 वोल्ट कहाँ गया उस पर अभी चर्चा करते हैं। पहले जब तक हमने इसको परिपथ में नहीं जोड़ा था उस समय जो विभवांतर निकल के आ रहा था यानी कि ये वाला जो विभवांतर था इसको बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है ना। और सर्किट में जोड़ने के बाद अब उन्हीं दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर आ रहा है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टता। अब बात ये आ जाती है कि वो 2 वोल्ट का जो विभव था वो कहाँ गया, 2 वोल्ट विभवांतर कहाँ गया। जब तक आपने सेल को किसी सर्किट में नहीं जोड़ा था, यानी जब तक ये अलग था बिल्कुल इस तरह से, तो जाहिर है तब तक इसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा होगा, यानी सेल से जब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी उस समय हमें जो विभवांतर मिल रहा था वो 12 वोल्ट था, जिसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब मैं इसको परिपथ में जोड़ दूंगा इस तरह से, अब इसमें कोई न कोई धारा भी प्रवाहित होने लग गई है, और धारा प्रवाहित होने के बाद उन्हीं सिरों के मध्य विभवांतर थोड़ा सा घट के 10 वोल्ट रह गया है। इस विभवांतर को यानी जब सेल से धारा ली जाने लगी है, जब सेल से धारा प्रवाहित होने लग गई है, तब जो विभवांतर आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल विभवांतर। इसको आप थोड़ा ऐसे समझें कि जब इसमें धारा प्रवाहित होगी परिपथ से कनेक्ट करने के बाद में, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो उस धारा की वजह से इस प्रतिरोध के सिरों पर कुछ न कुछ विभव पतन होगा। ओम्स लॉ V = IR, कि जब किसी प्रतिरोध R में और I धारा प्रवाहित होने लग जाती है तो उसकी वजह से कुछ न कुछ इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और कितना होता है तो इतना होता है। तो इस प्रतिरोध में भी जब हमने इस सेल के साथ में प्रतिरोध को जोड़ दिया है तो कुछ धारा प्रवाहित हुई है, उस धारा के प्रवाहित होने के कारण इसके सिरों पर कुछ ना कुछ विभव पतन हुआ। अच्छा, वही धारा जब ऐसे चलते चलते सेल के अंदर जाएगी, अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध सहित दिखाऊं सेल को इस तरह से यूँ, तो जब यही धारा चलते हुए ऐसे करके यूँ आएगी तो वही धारा इस प्रतिरोध से भी होकर गुजरेगी जो सेल का खुद का प्रतिरोध है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा के मार्ग में 2 अवरोध आ रहे हैं, 2 प्रतिरोध आ रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल जो बाहरी परिपथ में लगा हुआ है, एक इंटरनल प्रतिरोध है जो कि सेल का खुद का होता है इंटरनल प्रतिरोध। तो वो करंट जब इस इंटरनल रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगी तो कुछ न कुछ विभव पतन यहाँ भी होगा।
कहने का मतलब सेल का खुद का जो 12 वोल्ट का विभवांतर था, उस 12 वोल्ट के विभवांतर का दो जगह व्यय हुआ है, ठीक है ना, दो जगह वो विभवांतर ड्रॉप हुआ है। कुछ भाग उसका यहाँ पर ड्रॉप हुआ है विभवांतर का 12 वोल्ट का, और बाकी का भाग जो है यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। मान लो यहाँ पर 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो बाकी का 10 वोल्ट यहाँ रह गया। तो अब जो 10 वोल्ट पहले जो निकल के आया था सर्किट में जोड़ने के बाद, वो वास्तव में इस प्रतिरोध की वजह से आया कि जब हमने किसी भी सेल को जोड़ दिया किसी सर्किट के साथ में, यानी जब सर्किट कंप्लीट हो गया है तो करंट फ्लो होने लगा है। तो बेशक सेल के पास में अभी 12 वोल्ट का विभवांतर था, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन जब करंट फ्लो होने लग जाएगा सर्किट में तो उस 12 वोल्ट में से थोड़ा बहुत विभवांतर जो है वो सेल के अंदर भी खर्च होता है, क्योंकि सेल के अंदर भी तो धारा प्रवाहित करवानी है, और धारा प्रवाहित करवाता कौन है, तो विभवांतर करवाता है। तो इसलिए उस 12 वोल्ट में से थोड़ा बहुत भाग जो है वो सेल के अंदर खर्च हो गया, और बचा हुआ जो विभवांतर था वो बाहर के परिपथ में काम कर रहा है। और जो बाहर के परिपथ में विभवांतर काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। जितना अंदर खर्च हो चुका है उसको निकाल के जो भी विभवांतर बचेगा उसको टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे। और अंदर बाहर दोनों का टोटल जो विभवांतर होता है, यानी कि जब तक सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही थी उस समय जो विभवांतर था उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। या आप इसको यूँ समझें कि जब भी हम मार्केट से कोई सेल खरीद के लाएंगे तो उस पर जो लिखा होगा जैसे 3 वोल्ट तो वो उसका EMF है, लेकिन जब आप उसको किसी परिपथ में किसी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो वो वास्तव में 3 वोल्ट का विभवांतर सर्किट में न लगाकर उससे थोड़ा सा कम लगाएगा, भले 2.5 लगाए, और वो जो 2.5 होगा वो इसका टर्मिनल विभवांतर बोला जाएगा। अब इसको अपन डिफाइन भी कर सकते हैं। एक तो आपको विभव की थोड़ी डेफिनेशन आनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। उसके अनुसार अगर अपन बात करें कि किसी भी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है पोटेंशियल, तो उसके लिए एक डेफिनेशन ये बनाई गई है कि किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी पॉइंट तक लाएं, ठीक है ना, एकांक आवेश को अनंत से और किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम उस पॉइंट पर पोटेंशियल यानी कि विभव कहते हैं। सपोज करिए मैं Q आवेश को या फिर Q0 आवेश को अनंत से इस पॉइंट तक लेके आया और उसमें मुझे W वर्क करना पड़ा है, तो इस पॉइंट पर विभव कितना, W/Q0, क्योंकि Q0 को लाने में W करना पड़ा है तो एकांक को लाने में इतना करना पड़ेगा। ऐसे अगर हमें 2 पॉइंट्स के मध्य विभवांतर निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एकांक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे और जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो मैं अगर Q0 आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाऊं और उसमें W कार्य करना पड़ेगा तो एकांक को लाने में करना पड़ा W/Q0। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे इस बार, ठीक है ना। अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है एकांक आवेश को वो तो हो गया विभव यानी पोटेंशियल, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में एकांक आवेश को जितना कार्य करना पड़ा है उसको हम बोलेंगे उन दोनों पॉइंट्स के मध्य विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्हीं सब बातों को अगर हम यहाँ सेल के लिए अप्लाई करें तो इन 2 पॉइंट्स के मध्य, ये और ये, इन 2 पॉइंट्स के मध्य अगर हमें विभवांतर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एकांक आवेश को इस पॉइंट से यानी कि इस टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, सर्किट से होकर दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसको हम इन दोनों पॉइंट्स के मध्य विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लो Q आवेश को या Q0 आवेश को इस टर्मिनल से ऐसे करते करते और यहाँ तक लाने में हमें कार्य करना पड़ा है W एक्सटर्नल, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक Q0 आवेश को लाने में अगर हमें इतना कार्य करना पड़ रहा है तो एकांक आवेश को लाने में इतना करना पड़ा, और बाहरी परिपथ में एकांक आवेश को ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे इन दोनों टर्मिनल्स के मध्य टर्मिनल विभवांतर। इसको V से ही शो करेंगे। तो ये टर्मिनल विभवांतर के लिए फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही अब अगर बात करी जाए EMF की, तो EMF का मतलब बाहर का विभवांतर जो बाहरी परिपथ में था और सेल के अंदर जो विभवांतर था वो भी, ये दोनों मिलते हैं तब जाके EMF बनेगा, ये 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी आवेश को या फिर एकांक आवेश को एक टर्मिनल से
सेल के अंदर होते हुए उसी टर्मिनल तक वापस लाने में टोटल जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पर उस सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। तो क्यू नॉट आवेश को अगर मैं यहाँ से लेके चलना स्टार्ट करूँ बाहरी परिपथ से होते हुए और फिर यहाँ तक आके और फिर अंदर होते हुए यहाँ तक आने में टोटल अगर जितना भी कार्य करना पड़ रहा है, अगर मैं उसको W से शो कर रहा हूँ तो यहाँ पर एकांक आवेश को लाने में कितना करना पड़ा, फिर W/Q0। इसको हम बोलेंगे सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। ईएमएफ को या तो अपन शो कर सकते हैं कैपिटल ई से या फिर स्मॉल ई से शो कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ई या फिर एप्सिलॉन आप इसको बोल सकते हो, या तो कैपिटल ई से या स्मॉल ई से या फिर एप्सिलॉन से हम विद्युत वाहक बल को शो करते हैं। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लें, इन दोनों में थोड़ा अंतर समझें कि कोई भी सेल का जो एक्चुअल विभवांतर होता है जब उससे कोई धारा नहीं ली जा रही है, यानी जब तक हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं तब उसके दोनों सिरों के मध्य जितना विभवांतर होगा उसको तो बोलेंगे सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। और अगर हम सेल को किसी परिपथ में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जब सेल से धारा ली जा रही होती है उस समय उसके दोनों सिरों के मध्य जो भी विभवांतर, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर जो होगा वो वास्तव में बाहरी परिपथ में काम कर रहा होगा। विद्युत वाहक बल जो होगा वो बाहरी परिपथ के साथ साथ अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है वहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है ना, ये सारी बातें तो हो गई हैं टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल की। अब अपना जो लास्ट पॉइंट बचता है वो है इन दोनों के मध्य संबंध, यानी अब हम रिलेशन निकालते हैं कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अब एक रिलेशन स्थापित करते हैं टर्मिनल विभवांतर और ईएमएफ के बीच में। टर्मिनल विभवांतर यानी कि एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य वो तो हो गया टर्मिनल विभवांतर। और अगर विद्युत वाहक बल की बात करी जाए तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो कराने में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। इन दोनों में संबंध निकालने के लिए मान लें हमारे पास में ये एक सेल है, ठीक है, इसका जो विद्युत वाहक बल है, जो ईएमएफ है वो है ई, और इसका खुद का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम मान के चल रहे हैं स्मॉल आर। ठीक है ना, ये हो गया सेल। अब इस सेल को हमने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया जिसमें आर प्रतिरोध लगा हुआ है पहले से। ठीक है ना, ये आर प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है। इस प्रतिरोध के साथ में हमने इस सेल को जोड़ दिया। जैसे ही परिपथ कंप्लीट होगा इसमें एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। मान लो वो करंट है आई, यानी इसमें आई धारा प्रवाहित होने लग गई है। अब वो आई धारा इस प्रतिरोध से भी होकर गुजर रही है और साथ ही साथ सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से भी होकर गुजर रही है। इसका मतलब प्रतिरोध से धारा आई गुजरने के कारण यहाँ पर भी कुछ न कुछ विभव पतन होगा और बचा हुआ जो विभव पतन होगा वो यहाँ होगा आंतरिक प्रतिरोध पर। मान लो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो है V, और ये जो V पोटेंशियल ड्रॉप है वास्तव में वो इन दो सिरों का है, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ इन दो सिरों का है, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि इन दो सिरों का है। यानी कि इन दो सिरों के मध्य विभवांतर या सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई और प्रतिरोध नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों सिरों के मध्य अगर विभवांतर V है, इसका मतलब सेल के इन दोनों टर्मिनल्स के मध्य जो विभवांतर है वो V है। इसका मतलब यही टर्मिनल वोल्टता है। तो ये तो हो गई टर्मिनल वोल्टता, यानी कि जब सेल से धारा ली जा रही है उस समय इन दोनों सिरों के, सेल के दोनों सिरों के मध्य जो भी विभवांतर होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो अभी इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना है, जितना ये है V। ठीक है ना, तो इसका मतलब V हो गई टर्मिनल वोल्टेज। और EMF को हम पहले से ही E मान के चल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्थापित करना है। तो जैसे ही आपने इसको परिपथ में कनेक्ट किया है, आई धारा प्रवाहित होने लग गई है। वो आई धारा यहाँ से होकर गुजरती है तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। वो आई धारा जब यहाँ होकर गुजरेगी तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैं उसको मान के चल रहा हूँ V डैश। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो इस सेल का टोटल EMF था E, वो वास्तव में दो जगह डिवाइड हो गया। एक तो V एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा है उसका V डैश। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू V प्लस V डैश। E क्या है तो सेल का EMF है, V क्या है
इस प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन है, या मैं यूँ कह सकता हूँ इन दोनों टर्मिनल्स के मध्य विभवांतर है, इसका मतलब ये टर्मिनल विभवांतर है। और वी डैश क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध पर जितना भी विभव पतन हुआ है वो है यहाँ पर वी डैश। अब अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूँ वी और वी डैश की ओम्स लॉ से, तो हम जानते हैं वी इक्वल्स टू आई आर। तो इस नियम से अगर मैं ये वी डैश की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर वी डैश। यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो पूरे सर्किट में ही आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई की जगह आई। ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी है, तो स्मॉल आर। वी डैश की ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है वो इस वी डैश की जगह रख लेते हैं, तब होगा E इज इक्वल्स टू वी प्लस आई और स्मॉल आर। ठीक है ना, ये है टर्मिनल वोल्टेज। अगर टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू निकालूँ तो इधर ले आते हैं, तब ये हो जाएगा E माइनस आई आर। ये जो इक्वेशन आ रहा है ये रिलेशन व्यक्त कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज और EMF के बीच में। ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक दूसरी कंडीशन आप ये और देख सकते हैं कि अगर मैं सेल को चार्ज करूं यानी आवेशित करें, अभी तो एक्चुअल में सेल जो है वो अपना निरावेशित यानी डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इससे एनर्जी जा रही है और वो यहाँ वेस्ट हो रही है। सेल एनर्जी दे रहा है, यहाँ पर खर्चा हो रहा है उसका। लेकिन अगर उल्टा किया जाए, सेल को चार्ज किया जाए, जैसे अपने चार्जर के द्वारा मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, उसके सेल को चार्ज कर रहे हैं, ऐसे ही अगर मैं इसको चार्ज करूं, पहली बात तो चार्ज करेंगे कैसे, जैसे ये अपने पास में सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके साथ में हमने एक चार्जर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर मैं कोई यहाँ पर युक्ति लगाता, बल्ब, पंखा यानी कोई प्रतिरोध लगाता, तो सेल से धारा यूँ जाती, खर्च होती। अब ये जो चार्जर है, ये चार्जर क्या करेगा, इससे यूँ धारा यूँ निकल के आ रही है ऐसे करके, यानी उल्टी धारा प्रवाहित हो रही है अब इस सेल में। तो जब सेल को चार्ज किया जाता है, जब सेल को आवेशित किया जाता है, तो धारा की दिशा बदल जाती है। जो धारा पहले ऐसे करके जा रही थी, अब धारा वो इस चार्जर के कारण प्रवाहित हो रही है, तो फिर यूँ हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जर के अकॉर्डिंग। तो जो अभी हमने इसमें आई सिंबल का यूज किया था करंट के लिए, अब हम आई को रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तब समीकरण बनेगा V इज इक्वल्स टू ई, और यहाँ पर जब माइनस आई लिखेंगे तो प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये भी EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में रिलेशन है, लेकिन ये तब काम करेगा जब सेल को चार्ज किया जा रहा है। सामान्य परिस्थितियों में तो सेल डिस्चार्ज ही होता है, क्योंकि हम उनको परिपथ में लगाएंगे तो लगातार उससे करंट फ्लो होगा। तो हम मोस्टली इस समीकरण का यूज करेंगे। इन दोनों को देख के आप ये और पता कर सकते हो कि टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू ज़्यादा होती है या फिर EMF की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो EMF से कम ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम EMF में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तब जाके टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ये आ रही है। EMF यानी 12 वोल्ट में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तब जाके टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ये आ रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से सामान्यतः छोटा ही होता है। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज करने लग जाएं तो फिर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब E की वैल्यू और फिर इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करके तब जाके ये वैल्यू बन रही है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में ये ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मल स्थितियों में टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू EMF से जो होती है वो थोड़ी बहुत कम रहती है।